Hello friends, today we are here with our next lecture of cell, the fundamental unit of life. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने ऑस्मोसिस के बारे में देख लिया था. ऑस्मोसिस और जो ऑस्मोसिस की जो एप्लीकेशंस थी वो सारी हमारी हो गई थी. अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही दूसरी प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ना डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ऑस्मोसिस में आपने देखा था किसका मूवमेंट हो रहा था? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का. यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है. ठीक है, सॉल्वेंट हमारे पास हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है. तो इसका मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टिल इट रीचेज द इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन. यहां पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ऑस्मोसिस में आपने देखा था जितना भी मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था. डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट रीचेज द इक्विलिब्रियम. ठीक है, कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं होता है. पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस ये होती है हमारे पास. यदि हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखें तो सॉलिड सॉल्यूट्स के एग्जांपल हम देख सकते हैं. सॉलिड सॉल्यूट्स आप देखते हो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं ना, स्मोक में जो ब्लैक कलर के कार्बन वाले पार्टिकल्स हमें दिखते हैं जो एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स. लिक्विड स्मोक की लिक्विड सॉल्यूट की यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूट के अंदर आपके पास लेमन है ना, अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस. व्हेन वी पुट दिस ड्रॉप इनटू द ग्लास ऑफ वाटर ना, पानी के ग्लास में यदि आपने लेमन जूस जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका ड्रॉप यदि आप डालते हैं तो उस वाटर के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाती है. तो हमारे पास जो लाइम जूस है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूट. और थर्ड है हमारे पास गैसियस सॉल्यूट. गैसियस सॉल्यूट के अंदर होते हैं हमारे पास कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे सोडा वगैरह हम देखते हैं तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं. इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जब बॉटल को हम ओपन करते हैं तो उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास विस्क एफर्वेसेंस के साथ बाहर निकलती है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूट. जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है और जैसे ही आप उसका ओपनर ओपन करते हैं तो वो गैस हमें बाहर निकलती हुई आवाज के साथ दिखाई देती है. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एग्जाम्पल्स भी आपने देख लिए. अब हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो नेक्स्ट टॉप जो हेडिंग है हमारा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन. इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of diffusion. फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ठीक है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. कैसे? आप देखते हो जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पर हमारा खाना क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है. इट मीन्स हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं और उस टेम्परेचर पे वो खाना गर्म हो रहा है और उसकी स्मेल आपको अपने घर के अलग अलग कमरों में सूंघने को मिलती है. क्योंकि जब हम उसको हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस
खाने के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, हमें आसपास उसकी जो स्मेल है वो सूंघने को मिलती है। क्लियर? लेकिन जब उसी खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा करते हैं और उसके बाद उसे बाहर निकालते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल्स की, वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और हमें उसकी स्मेल नहीं सूंघने को मिलती। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तभी हमें उसकी जो फ्रेग्रेंस है या जो उसकी स्मेल है वो सूंघने को मिलती है। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? इंक्रीज बाय, बिकॉज हीट की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी किस तरह से डिफ्यूजन की रेट को इंक्रीज करती है, डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करती है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। कैपिटल D is for diffusion and small d is for density. ठीक है, तो the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density. It means जब हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन की रेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है किसी लिक्विड का यदि हम एग्जांपल लेते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, या आप सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमें पता है सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा तो उनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है? नहीं होता है, निग्लिजिबल मूवमेंट इज देयर। ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इट मींस उनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होगा? कम। यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है, तो मूवमेंट क्या होगा? थोड़ा मूवमेंट होगा। और गैसेस की यदि हम बात करें तो मूवमेंट क्या होगा? इट मींस डेंसिटी कम तो डिफ्यूजन ज्यादा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड हम बात करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस किस तरह से डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करता है? यदि डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। हम फूड वाला एग्जांपल लेकर देखते हैं। यदि खाने की स्मेल, बनते हुए खाने की हमें स्मेल आ रही है, तो हमारे आसपास के कमरों में, अपने घर में तो हमें उसकी स्मेल देखने को मिलती है, लेकिन क्या हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और पड़ोस वाले घर में जाते हैं या कहीं दूसरी और जगह जाते हैं, तो क्या हमें वहां उसकी स्मेल उतनी तेज देखने को मिलती है? इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट मींस हम कह सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, एकदम हाई कंसंट्रेशन, आपने देखा है हाई डिफ्यूजन की डेफिनेशन में हमने देखा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो लो कंसंट्रेशन जिधर है उधर की साइड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों साइड इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती है, पार्टिकल्स दोनों साइड बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक उसका डिफ्यूजन होता रहेगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो डिफ्यूजन की रेट क्या होगी? ज्यादा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हम जो डिफ्यूजन की रेट को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कुछ अपनी डेली लाइफ में डिफ्यूजन की एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे हमने ऑस्मोसिस की एप्लीकेशंस देखी थी, वैसे ही डिफ्यूजन की भी कुछ एप्लीकेशंस है। तो डिफ्यूजन की एप्लीकेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज हमारे बॉडी में या हमारे आसपास की सराउंडिंग में कहाँ कहाँ पे डिफ्यूजन का यूज होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंज है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज या फॉर द रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर
जो गैसियस एक्सचेंज है, तो गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ऑक्सीजन, हमारी जो कैपिलरीज और एल्वियोलाई है उसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। जिधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ इन गैसेस का डिफ्यूजन होता है। सेकंड हम देखते हैं रिलीज ऑफ फेरोमोन्स। रिलीज ऑफ फेरोमोन्स इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं इनकी बॉडी में एक टाइप के केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेरोमोन्स। ये जो फेरोमोन्स हैं ये बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। ये फेरोमोन्स एक टाइप का स्मेली केमिकल होता है जो इनकी बॉडी से सिक्रीट होता है और मेटिंग के टाइम पर ऑपोजिट सेक्स वाले इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही एयर में जाते हैं और जो ऑपोजिट सेक्स वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो इनकी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉपुलेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका, या ये एक एप्लीकेशन है इंसेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में, ठीक है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे हम डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स की ही बात करते हैं। ये जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं इनका पूरी बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस हैं इन सबका पूरी बॉडी में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही ये हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आसपास और हमारी लाइफ में डिफ्यूजन के एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है। वो भी हमारे पास एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है लेकिन इसमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके लिए हम फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने देखा था। ये हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई बायलेयर है, ठीक है। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स है और ये इधर भी लिपिड मॉलिक्यूल्स है। दिस इज द बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर है। इसके बाहर कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और ये है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई सब्सटेंस हमारी सेल को रिक्वायर्ड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना चाहती है तो वो सब्सटेंस यहां से प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है और ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन और ये वो सब्सटेंस जिसको सेल के अंदर जाना है, ये प्रोटीन और ये सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं इस सब्सटेंस के लिए जिसको सेल के अंदर जाना है। इट मींस ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस को अपने साथ अटैच करके सेल के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोसेस डिफ्यूजन की ही हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ये आ रहा है, पैसिव डिफ्यूजन ही हो रहा है, कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं है। बट द प्रोटीन इज बिहेव्स एज कैरियर प्रोटीन फॉर दिस सब्सटेंस टू कैरी इट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के अंदर इस सब्सटेंस को लाने के लिए ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इट बिहेव्स लाइक अ कैरियर प्रोटीन ना, इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू द सब्सटेंस, क्लियर। इसलिए इस टाइप का जो डिफ्यूजन होता है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक कैरियर की तरह बिहेव करते हैं, इस टाइप के डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्लियर।
तो बहुत अच्छे से आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आया होगा। ये भी एक पैसिव डिफ्यूजन ही है, तो यहाँ पर भी कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोटीन्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है उस सब्सटेंस को जिसको सेल के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद के जो हमारे पास वीडियोस आएंगे ना, इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स है, इनका डिफ्यूजन जो होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स का डिफ्यूजन जो है, इट मींस जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आरएनए एंड डीएनए, इनका डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की फॉर्म से होता है। इसके अलावा जो फ्रक्टोज शुगर हमारी बॉडी में है, ये फ्रक्टोज शुगर भी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ना, इसके लिए आप जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हमारा 11th और 12th क्लास में चल रहा है, उसमें आप एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का जो, या एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का जो टॉपिक है, उसको आप एक बार उसके वीडियो को वॉच करेंगे, वहां आपको पता चलेगा जो फ्रक्टोज शुगर है हमारी बॉडी में, ये फ्रक्टोज शुगर भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, और आरबीसी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के फॉर्म में ही हमारी बॉडी में होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। इसके अलावा अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये तीनों जो एग्जांपल थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है, और तीनों में ही आपने देखा है नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज देयर। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। वो किस तरीके से होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वीडियोस को वॉच करिए, और इसका एग्जाम्पल समझने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 जो हमारा एक और लेक्चर दूसरी सीरीज चल रही है, उसका आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन वाला वीडियो। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कंटिन्यूअसली वीडियोस को वॉच करते रहिए। नहीं समझ में आता है, बार बार वीडियोस को आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।